So once again, good evening to all of you. I am Dr. Jayant Bhardwaj, and I am before you with a new topic, that is herbicide toxicity. Currently, we are studying the chapter third of the diseases, and here we are dealing with the toxicity and poisoning. जो भी टॉक्सिसिटी से या पॉइजनिंग की जो डिसीजेस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। और आज का नया टॉपिक है हर्बिसाइड टॉक्सिसिटी। हर्बिसाइड, हर्ब और साइड। साइड मतलब टू किल। ऐसी मेडिसिन, ऐसे केमिकल्स जो कि हर्ब्स को किल करने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं हर्बिसाइड। सो हर्बिसाइड टॉक्सिसिटी और द केमिकल्स और एजेंट्स विच आर यूज्ड टू किल द हर्ब्स आर नोन एज हर्बिसाइड। इसमें इसके अंतर्गत जो फर्स्ट केमिकल है, इसके अंतर्गत जो मेन केमिकल है, दैट इज ब्यूटाक्लोर पॉइजनिंग। ब्यूटाक्लोर इज मेनली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। ब्यूटाक्लोर का यूज खेतों में किया जाता है अनवांटेड हर्ब्स को खत्म करने के लिए। लेकिन जस्ट अ सेकंड, क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही है? क्लास सही चल रही है? सब चीजें प्रॉपर दिख रही हैं? ओके। सो ब्यूटाक्लोर पॉइजनिंग, ब्यूटाक्लोर मेन हर्बिसाइड है। इट इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड इन द फील्ड टू किल द हर्ब्स। लेकिन गलती से जब एनिमल इनको खा लेता है तो उसमें पॉइजनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में हम देखेंगे आज कि केमिकल ग्रुप कौन सा है ब्यूटाक्लोर का। क्लोरो एसिटानिलाइड। क्लोरो एसिटानिलाइड। अच्छा, क्लोरो का क्या मतलब है? क्लोरो एसिटानिलाइड का मतलब है कि क्लोरो शब्द अगर कहीं लिखा है किसी भी केमिकल में, तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोरीन होगा। यानी कि ब्यूटाक्लोर में भी क्लोरीन प्रेजेंट है। सो क्लोरो एसिटानिलाइड, क्लोरो का मतलब है कि क्लोरीन प्रेजेंट होगा इसमें। तो केमिकल नेम ऑफ ब्यूटाक्लोर इज क्लोरो एसिटानिलाइड। ट्रेड नेम है इसका, मार्केट में किस नाम से बिकता है? ब्यूटाक्लोर 50% ईसी, मैशेट और बायलाफोर। मैशेट नाम से, बायलाफोर नाम से ये मार्केट में बिकता है। बायलाफोर, मैशेट। यूज की बात करें तो कंट्रोल ऑफ एनुअल बीट्स इन पैडी फील्ड। जो पैडी फील्ड है, जो धान के जो खेत हैं, वहां पर हर साल इसको डाला जाता है ताकि जो अनवांटेड बीट्स हैं, अनवांटेड जो हर्ब्स हैं, जैसे कि जो धान है, तो धान के साथ में और भी घास वगैरह उगाती है। अब जब हम, जो किसान आदमी है, जो फार्मर है, वेन एवर ही यूज टू गिव द वाटर और न्यूट्रिएंट और एनी fertilizer to the paddy, then that unwanted herb or weed used to utilize that and grows and take it for its own growth. तो जैसे कि किसान आदमी धान में कभी कोई फर्टिलाइजर, कोई खाद डाला या कोई मैन्योर डाला या फिर पानी लगा रहा है, तो साथ में जो अनवांटेड हर्ब्स हैं, अनवांटेड बीड्स हैं, वो भी, उनको भी पानी और खाद और फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैडी को जाना चाहिए था, जितना अमाउंट पैडी को जाना चाहिए था, उतना तो धान को नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। जस्ट टू कंट्रोल दैट लॉस, उस नुकसान को रोकने के लिए ही हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है? कि कैसे टॉक्सिसिटी होती है, कैसे पॉइजनिंग होती है? सो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम ट्रीटेड राइस फील्ड्स। अब किसी राइस फील्ड को ब्यूटाक्लोर से ट्रीट किया गया है, और वहां का पानी अगर कोई एनिमल पी लेगा, वह उस खेत का पानी कोई एनिमल पी लेगा, तो फिर उसको ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसको ये पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम ट्रीटेड राइस फील्ड्स। कंटामिनेटेड वाटर अगर कोई पी लेगा तो फिर उसको ये पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। अफेक्टेड एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो हॉर्स, काऊ, बफेलो। तो मेनली हॉर्स और काउस में है, लेकिन कभी कभी बफेलो में भी हो सकता है, तो रेयरली बफेलो में होता है। और सो केमिकल नेम हमें मालूम चला, केमिकल नेम है इसका क्लोरो एसिटानिलाइड। ट्रेड नेम है इसका मैशेट और बायलाफोर। यूज है इसका पैडी फील्ड में मेनली इसको यूज किया जाता है। टॉक्सिसिटी कैसे फैलती है? तो जो ट्रीटेड पैडी फील्ड है, राइस फील्ड है, वहां के जो कंटामिनेटेड वाटर को पीने से इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। और अफेक्टेड एनिमल्स हैं मेनली हॉर्सेस, काउस एंड बफेलोस। नेक्स्ट, अब टॉक्सिन बॉडी में चला गया है, पॉइजन बॉडी में चला गया है, तो क्या क्या क्लिनिकल साइंस, क्या क्या हमको लक्षण देखने को मिलेंगे?
फिर स्टार्टिंग की कंडीशन में मिलेगा इनकोऑर्डिनेशन, हाइपर सलाइवेशन और टिम्पेनी। इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इनकोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ढंग लड़खड़ाना, समन्वय ना होना, बॉडी में कोई समन्वय नहीं रहेगा, एनिमल अच्छे से नहीं चल पा रहा है, अच्छे से इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा है, तो इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है उसके, इनकोऑर्डिनेशन है। हाइपर सलाइवेशन, मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकेगी, बहुत ज्यादा लार बहेगी। टिम्पेनी, टिम्पेनी मतलब कि ब्लोट, ब्लोट क्या होता है कि पेट में, रुमन में गैस भर जाती है, उसको बोलते हैं ब्लोट। अच्छा, ब्लोट कैसे भर ब्लोट के कारण मालूम है आप लोगों को कि ब्लोट ब्लोट कितने प्रकार का होता है? टिम्पेनी जो है, टिम्पेनी शब्द हम जो पढ़ रहे हैं, टिम्पेनी कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है टिम्पेनी। एक होता है प्राइमरी ब्लोट, एक होता है सेकेंडरी ब्लोट। प्राइमरी ब्लोट क्या होता है, प्राइमरी टिम्पेनी क्या होता है कि उसमें गैस जो है, प्राइमरी टिम्पेनी में गैस बहुत ज्यादा बनेगी, और इसकी वजह से और झाग बनेंगे, इसलिए प्राइमरी टिप्पणी को फ्रोदी ब्लोट भी कहते हैं। तो गैस बनेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में और झाग बनेंगे, तो झाग जो बनते हैं, फ्रोथ जो बनता है, वो आगे का जो रास्ता है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से गैस जो है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती और एक ही जगह भरने लगती है। जबकि सेकेंडरी टिम्पेनी में क्या होता है कि सेकेंडरी टिम्पेनी इज नॉट, सेकेंडरी टिम्पेनी में कोई झाग नहीं बनता, गैस नॉर्मल अमाउंट में बनती है, लेकिन जो रास्ता है गैस निकलने का, वो अवरुद्ध हो जाता है। वो किसी ट्यूमर, वहां कोई ट्यूमर की ग्रोथ हो गई, या फिर वहां पे कोई अम, कोई आसपास ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से वो जो रास्ता है वो कम सिकुड़ता जा रहा है, स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो जो गैस बनेगी, लेकिन गैस उतनी नहीं निकलेगी, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी टिम्पेनी। सो इसमें भी सेम टिम्पेनी देखने को मिलेगा हमको, गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में भर जाएगी बॉडी में और रूमन का साइज डायलेट हो जाएगा। टिम्पेनी में करते क्या है अपन? टिम्पेनी में हम क्या करते हैं कि एक तो ऐसा कहते हैं कि ऑयल, तेल पिलाना चाहिए एनिमल को, और दूसरा जो रूमन से ट्रोकार और कैनुला की मदद से गैस को रिमूव कर देना चाहिए। तो ट्रोकार कैनुला की हेल्प से हम गैस रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा ऑयल दे सकते हैं एनिमल को। सीवियर स्टेज, अर्ली अर्ली स्टेज में हमको कुछ साइन देखने को मिले। अब सीवियर स्टेज में क्या देखने को मिलेगा कि रिकम्बेंसी, एनिमल पड़ा रह गया है, अब उठ नहीं रहा है, एनिमल एक जगह पड़ा रह गया, एनिमल एक जगह गिर चुका है, पड़ा रह गया, तो उसको बोलते हैं रिकम्बेंसी। रिफ्यूजल टू कंज्यूम फीड और वाटर, अब एनिमल बिल्कुल भी कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पानी नहीं पी रहा, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूजल टू कंज्यूम फीड और वाटर, यानी कि एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। और क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे? तो मस्कुलर ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, मसल्स में झटके आएंगे, साथ में वीकनेस देखने को मिलेगी, एनिमल जो है वो वीक हो जाएगा। देन ट्रीटमेंट क्या है इसका? सो स्पेसिफिक एंटीडोट की बात करें तो नो स्पेसिफिक एंटीडोट इज अवेलेबल, कोई भी इसमें स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट इज एंटायरली सिम्प्टोमेटिक, इसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा सिम्टम्स बेस्ड है, सिम्टम्स के बेसिस पे इसका पूरा ट्रीटमेंट करना है। सो मेनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। अब अब हमें क्या करना है कि फ्लूइड्स हमको देने हैं। फ्लूइड्स देना कौन सा? 5% डेक्स्ट्रोसलाइन आईवी, आईवी देंगे हम 5% डेक्स्ट्रोसलाइन, मतलब कि डीएनएस, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन या डेक्स्ट्रोसलाइन इसको बोलते हैं। सो डेक्स्ट्रोसलाइन हमको देना है। इसके बाद टू मेंटेन फ्लूइड एंड एनर्जी बैलेंस इन बॉडी। ओके, यह चीजें एकदम सही चल रही हैं। एक्चुअल में मुझे पता नहीं चलती हैं चीजें। सो ओके, 5% डेक्स्ट्रोसलाइन देना है हमको आईवी। अब डेक्स्ट्रोसलाइन हम क्यों दे रहे हैं? ताकि फ्लूइड मेंटेन रहे बॉडी में और एनर्जी मेंटेन रहे, क्योंकि हमने देखा था कि इसका मेन एक क्लिनिकल साइन क्या है? वीकनेस आ जाती है बॉडी में। अब वीकनेस आएगी तो बाहर से ग्लूकोज देंगे हम, तो 5% डेक्स्ट्रोसलाइन देंगे। दूसरा, फ्लूइड मेंटेन रहेगा इसलिए भी क्योंकि बॉडी में जब फ्लूइड ही नहीं है, बॉडी में अगर फ्लूइड नहीं बचेगा तो फिर ब्लड न्यूट्रिएंट, खून एक जगह जम जाएगा, खून ब्लड की फ्लो की स्पीड कम हो जाएगी, जब बॉडी फ्लूइड इज डिक्रीज्ड, अगर बॉडी फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाएगा, देन डिक्रीज हो जा देखने को मिलेगा हमको ब्लड फ्लो में। न्यूट्रिएंट सप्लाई जहां जहां जानी चाहिए वहां वहां नहीं हो पाएगी। इसके अलावा और भी फ्लूइड के कई सारे काम हैं। जैसे कि अगर आप मेडिसिन भी दे रहे हैं, अगर फ्लूइड ही नहीं है बॉडी में, तो फिर वो मेडिसिन कैसे ट्रेवल करेगी? उसको ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगेगा।
सो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज एंटायरली सिम्प्टोमेटिक, मेनली फ्लूइड देते हैं हम इसको, 5% एक्स्ट्रा सलाइन दिया जाता है आईवी टू मेंटेन फ्लूइड एंड एनर्जी बैलेंस इन बॉडी। नेक्स्ट, मेडिकेशंस की बात करें तो फेनेरामिन मेलिएट एंटीहिस्टामिन है, फेनेरामिन मेलिएट देना है हमको। इसके बाद लेवरटॉक्सिन, लेवरटॉक्सिन में देना है हेपेटोप्रोटेक्टिव एंटीजन, लेबरटॉनिक्स देना है हमको। So why we are giving pheneramin maleate? Pheneramin maleate, it's an antihistamine. It controls the allergy actually. और जो भी हिस्टामिन इसमें रिलीज हो रहा है इस डिसीज कंडीशन में, इस टॉक्सिसिटी में, तो उन हिस्टामिन्स को रोकने के लिए, उन हिस्टामिन्स को काउंटर करने के लिए हमें देना पड़ता है इसको फेनेरामिन मेलिएट। फेनेरामिन मेलिएट कई नाम से आता है, जैसे कि एविल, मेविल, सी एक में सीपीएम होता है, क्लोरफेनेरामिन मेलिएट एक फेनेरामिन मेलिएट है। इसके अलावा लेवोटॉक्सिन, लिवर टॉनिक हम दे रहे हैं। लिवर टॉनिक हम क्यों दे रहे हैं? लिवर टॉनिक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि लिवर प्रोटेक्ट बना रहे, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज टू गिव द लिवर टॉनिक्स, हिपेटो प्रोटेक्टिव एजेंट वी यूज टू गिव, क्योंकि कहीं ना कहीं लिवर डैमेज हो रहा है इस टॉक्सिन की वजह से, दैट्स वाई लिवर टॉनिक हमको देनी पड़ रही है। और इसके अलावा लिबोटॉनिक के एक दो नाम मालूम है, जिसकी लिबोटास, इंटास का एक लिबोटॉनिक आता है और लिबोटास नाम नाम से। फिर हिमालय कंपनी का एक लिबोटॉनिक आता है, ले 52। इसके अलावा एंटी ब्लोट, ब्लोट को रोकने के लिए हम क्या देते हैं कि सिलिका इन डाइमेथिकोन, मेन जो नाम है उसका वो है एस डाइमेथिकोन बोलते हैं वैसे शॉर्ट में इसको एस डाइमेथिकोन। एस डाइमेथिकोन का मतलब होता है सिलिका है उसमें और डाइमेथिकोन है, तो वो इट इज कंसिडर्ड एज एंटी ब्लोटोसिल, एंटी ब्लोट, एंटी ब्लोट थेरेपी, एंटी ब्लोट ड्रग इसको माना गया है, सिलिका इन डाइमेथिकोन। और मार्केट में किस नाम से आता है? ग्लूटोसिल नाम से आता है, तो जिससे हम ब्लूट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद मेडिकेशंस के बाद हम बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक्स हमें देनी चाहिए टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जैसे कि एम्पिसिलिन और एम्पिसिलिन, फ्लॉक्सासिलिन। एम्पिसिलिन और फ्लॉक्सासिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक्स हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, ताकि कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में ना हो जाए, इसको रोकने के लिए एम्पिसिलिन और फ्लॉक्सासिलिन एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। प्रोग्नोसिस की बात करें अगर, तो कैसे इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी? सो विथ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल विद इन 3 days। 3 दिनों के भीतर भीतर अगर अच्छा ट्रीटमेंट, अगर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो पूरी की तरीके से एनिमल रिकवर हो सकता है। कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल विद इन 3 days विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो हर्बिसाइड में आज आज हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा रहा, द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग करेंटली इज द हर्बिसाइड पॉइजनिंग, एंड इन इट वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग द ब्यूटोक्लोर पॉइजनिंग। तो ब्यूटोक्लोर पॉइजनिंग की कुछ बातें जो पता होनी चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। एक तो इसका केमिकल नेम क्या था? तो केमिकल नेम था इसका क्लोरो एसिटाइनालाइड। ट्रेड नेम मुश्किल ही कोई पूछेगा, फिर भी अगर मालूम है तो अच्छी बात है कि मेशेट और बाइलाफोर नाम से आता है, और इंटरव्यू में कोई भले ही पूछ ले कि क्लोरो ब्यूटाक्लोर जो पॉइजन है, ब्यूटाक्लोर वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, दैट कम्स इन द मार्केट विद द नेम ऑफ, अंडर द नेम ऑफ, किस नाम से आता है मार्केट में ब्यूटाक्लोर हर्बिसाइड? तो मेशेट या बाइलाफोर नाम से आता है, और इसका केमिकल नेम है क्लोरोएसिटाइनालाइड। फिर पैडी फील्ड में यूज होता है, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड। इसमें हो सकता है कि 4-5 सेंटेंस दे दिए जाएं और फिर उनमें से पूछा जाए कि कौन सा इनमें से सही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द ब्यूटाक्लोर पॉइजनिंग? इट्स केमिकल ग्रुप इज क्लोरोएसिटाइनालाइड। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एनुअल बीट्स इन wheat field. It is caused by the ingestion. It is caused by the ingestion mainly. Affected animals are horses, cows and buffaloes. फिर आगे क्वेश्चन में आ जाए कि which of the following statements were correct? A, B, B, C, A, D. So I think in this way there is a high chance कि इस तरीके से क्वेश्चन बने यहाँ से। सो एटलीस्ट वी शुड नो एवरीथिंग। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नेम जो है, केमिकल ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है, तो क्लोरोएसिटाइनालाइड में आता है। देन मार्केट नेम हमें पता होना चाहिए इसका, मेशेट वाला फो। यूज इसका है कंट्रोल ऑफ एनुअल बीड्स इन पेडी फील्ड्स, एंड कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी इज ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम ट्रीटेड राइस फील्ड।
और इसके अफेक्टेड एनिमल। साइंस में ऐसा स्पेसिफिक कुछ साइंस नहीं है, बट वही बात है कि अगर स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे तो फिर साइन हमको पता होने चाहिए। और देन स्पेसिफिक एंटीडोट है नहीं इसका, सो क्वेश्चन यहाँ से बनना थोड़ा मुश्किल है। बट गो फॉर द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्पेशली फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड जो हमने देखी थी, किसके केमिकल नेम कैसे ट्रांसमिशन हुआ, इसके बारे में हमको जरूर पता होना चाहिए। सो नाउ अभी तक हमने ब्यूटाक्लोर पॉइजनिंग को अच्छे से समझा। इसके बाद fungicide. Sometimes I feel that I go very fast, but I'll try to slow myself so that you can understand the things properly. So fungicide toxicity मतलब कि फंगस को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं that are known as fungicide. फंगिसाइड का मतलब समझ आया। फंगस को किल करने वाले जो एजेंट्स होते हैं दैट आर नोन एज फंगिसाइड। फंगिसाइड टॉक्सिसिटी में जो फर्स्ट poisoning है, that is a theram poisoning. Theram is a fungicide. It is used to kill the fungus. So theram poisoning. Chemical group is diथियोकार्बामेट। इसका केमिकल ग्रुप कौन सा है? डाइथियोकार्बामेट। ट्रेड नेम है इसका थेराम। 75% WS या थेराम नाम से आता है। सो मार्केट में थेराम नाम से आता है, लेकिन केमिकल नेम है इसका डाइथियोकार्बामेट। डाइथियोकार्बामेट केमिकल नेम है। इसका यूज क्या है? तो मेनली इट इज यूज सीड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ फंगल डिसीजेस इन क्रॉप्स। जो सीड्स होते हैं, सीड्स को ट्रीट करता है। जो जब हम फसलों को बोते हैं उस समय हम सीड्स को इसमें डालते हैं, सीड्स को इससे ट्रीट करते हैं, फिर उसको बुआई होती है। तो इस तरीके से ये फंगस रोकता है फसलों में। लेकिन एक्सीडेंटल इंजेक्शन, कंजप्शन ऑफ ट्रीटेड सीड, अब जो सीड हमने इसमें डाले थे और जिनको हम बोने ले जा रहे थे, किसी भी गलती बस भूल बश उन सीड्स को कोई एनिमल खा ले, एक्सीडेंटली उनको इंजेस्ट कर ले, तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी हमको देखने को मिलेगी। So cause of toxicity is accidental ingestion, consumption of treated seeds. अफेक्टेड एनिमल्स की बात करें तो अफेक्टेड एनिमल्स मेनली इसमें काऊ और बफेलो हैं अफेक्टेड एनिमल्स मेनली। देन नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल साइंस की, तो एक्यूट ऑनसेट, एनोरेक्सिया, सलाइवेशन, शिवरिंग, टीथ ग्राइंडिंग, रेस्टलेसनेस। एक्यूट ऑनसेट अगर होगा, जैसे कि अभी सीड्स खाएं और तुरंत हमको क्या देखने को मिलेगा कि एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया मीन्स एनिमल रिफ्यूज टू हैव फूड, एनिमल डज नॉट ईट फूड और फॉडर एनीथिंग। एनिमल खाना पीना छोड़ देता है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। फिर सलाइवेशन बहुत होगा, बहुत ज्यादा लार देखने को, लार टपक रही है। जब अभी तक जितने भी टॉक्सिसिटी के डिसीजेस हैं उनमें ज्यादातर सलाइवेशन तो मिलता ही मिलता है। अगर एनिमल ने कुछ ना कुछ खाया है, पॉइजन खाया है, तो सलाइवा तो निकलेगा उसका बहुत ज्यादा कॉमनली। हो सकता है कुछ में स्पेसिफिक चीजें अलग हों। फिर शिवरिंग बहुत देखने को मिलेगी। शिवरिंग मतलब कि एनिमल, शिवरिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं शिवरिंग को? कपकपाना। एनिमल कपकपाने लगेगा, शिवर करने लगेगा। टीथ ग्राइंडिंग, टीथ को, दांतों को चबाने लगेगा, दांतों को पीसने लगेगा। टीथ ग्राइंडिंग विल बी सीन। एंड रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मीन्स एनिमल विल बी रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब कि एनिमल को कोई आराम नहीं रहेगा, एनिमल बेचैन हो जाएगा। So, these are some clinical signs which are seen when the acute onset of the poisoning occurs. एक्यूट कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि एनिमल खाना पीना छोड़ देगा, बहुत ज्यादा लाट निकलेगी, लाट टपकेगी मुंह से, सलाइवा बहुत ज्यादा टपकेगा। इसके अलावा शिवरिंग होगी, टीथ ग्राइंडिंग और रेस्टलेसनेस। देन नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस की बात करें अगर, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब कि पेट में, गैस्ट्रो मतलब पेट और इंटेस्टाइन। तो पेट और इंटेस्टाइन में क्या देखने को मिलेगा? टिम्पेनी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक टर्म होता है कि एक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज एंट्राइटिस। ये बात याद रखना कि इंटेस्टाइन के लिए टर्म्स अलग हैं और स्टोमक के लिए टर्म्स अलग है। गैस्ट्राइटिस अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक की बात हो रही है, जबकि इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं एंटेराइटिस। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पॉइजनिंग, कि टिम्पेनी हमको देखने को मिलेगी। टिम्पेनी, टिम्पेनी का मतलब क्या है? ब्लोट। ब्लोट के बारे में मैं पहले
लास्ट अभी जो ब्यूटाक्लोर पॉइजनिंग बताई थी उसमें बता चुके हैं। सब लोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलेगा कि एब्डोमिनल पेन या कोलिक देखने को मिलेगा। एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होगा, यानी कि कोलिक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। कोलिक में क्या होता है कि एनिमल पड़ा रह जाता है और पेट दर्द से चिल्लाता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर डायरिया होगा। कॉन्स्टिपेशन में फीसिस मटेरियल बिल्कुल ही नहीं निकलता है, बहुत हार्डनेस देखने को मिलती है, बहुत मुश्किल देखने को मिलती है फिर डेफिकेट करने में एनिमल को। और डायरिया की कंडीशन में बहुत ज्यादा फीसिस मटेरियल, मतलब बहुत लिक्विड फीसिस निकलता है। रेस्पिरेटरी साइंस की बात करें तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिस्पनिया देखने को मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? अभी तक हमने क्या देखा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस देखी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस में हमने क्या देखा कि टिम्पेनी देखने को मिल रही है, यानी कि ब्लोट की कंडीशन देखने को मिलती है। एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, एनिमल की बॉडी बहुत पेन में है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिलेगा। देन रेस्पिरेटरी साइंस, डिफिकल्टी ब्रीदिंग और डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत आएगी एनिमल को। देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक एंटीडोट इज अवेलेबल। इस टॉक्सिन का भी, इस टॉक्सिसिटी का भी कोई भी, इस पॉइजनिंग का भी कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट इज एंटायरली सिम्टोमेटिक। ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सिम्टम्स के बेसिस पे किया जाता है। ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सिम्टोमेटिक है। अब फ्लूइड्स देना है सबसे पहले, तो आईवी फ्लूइड हम उनको देते हैं इंट्रावीनियसली। वी आर गोइंग टू वी आर प्रोवाइडिंग द एनिमल विद द फ्लूइड्स टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड में आप इलेक्ट्रोलाइट अगर बैलेंस मेंटेन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिल, जब भी टॉक्सिन अगर एनिमल खा लेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि हम फ्लूइड चढ़ाते हैं एनिमल को। तो अब जब भी कोई एनिमल पॉइजन खाता है तो सबसे पहली हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके एब्सॉर्प्शन को ही रोक दें। जो जहर खा रहे हैं तो उसको, जहर को ही अगर हम एब्सॉर्प्शन को रोक दें तो बॉडी में जहर फैलेगा ही नहीं, ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना मेटाबॉलिज्म होगी और ना ही उसका एक्सक्रीशन होगा। सो लेकिन अब मान लो कि मेटाबॉलिज्म तक बात पहुंच गई है, अब मेटाबॉलिज्म हो गया है पॉइजन का, तो फिर हम फ्लूइड चढ़ाते हैं बहुत। और वैसे भी खा भी लेता है ना तो भी हम फ्लूइड तो सेफ्टी के लिए चढ़ाते ही हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत खा चला भी गया है मेटाबॉलिज्म तक तो वो एक्सक्री जबकि बॉडी से एक्सक्रीशन अगर आपको ज्यादा कराना है तो एक्सक्रीशन के लिए यूरिन का रास्ता है, एक तो डेफिकेशन का रास्ता है, लेकिन मेनली यूरिन का रास्ता है। तो यूरिन कब ज्यादा, यूरिन में फ्लूइड निकल रहा है, अगर बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो फिर यूरिन में फ्लूइड कैसे आएगा? इसलिए हम फ्लूइड चढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और इसके साथ में एक और ड्रग देते हैं जिसको बोलते हैं रेडिमा या लेसिक्स, या लेसिक्स के इंजेक्शन या रेडिमा के इंजेक्शन हम देते हैं। फ्यूरोसेमाइड देते हैं, उसमें केमिकल नेम है उसका फ्यूरोसेमाइड, दैट इंक्रीजेस द, इट इज अ डायूरेटिक एक्चुअली। तो जो फ्लूइड हम चढ़ा रहे हैं तो वो फ्लूइड के साथ में जो पॉइजन घुलेगा और एक्सक्रीट आउट होगा विद द हेल्प ऑफ दैट लेसिक्स। लेसिक्स जो है वो यूरिन के यूरिन यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, बार बार यूरिन आएगी एनिमल को और ज्यादा अमाउंट में यूरिन आएगी, तो उस यूरिन की हेल्प से जो टॉक्सिन्स हैं, जो मेटाबोलाइट्स ऑफ टॉक्सिन्स गेट रिलीज्ड। इसलिए हर टॉक्सिसिटी में हम फ्लूइड की बात करते हैं, हर टॉक्सिसिटी में हम फ्लूइड का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो भी पॉइजन एनिमल खाता है वो पहुंचता है मेटाबॉलिज्म तक, और मेटाबॉलिज्म के बाद उसका एक्सक्रीशन होना है, और एक्सक्रीशन यूरिन के रास्ते मेनली होता है। रेस्पिरेटरी और दिस फीकल रूट इज आल्सो अवेलेबल बट इट दे आर वेरी लेस। मेन जो रोल है वो है यूरिन का, यूरिन से एक्सक्रीट आउट होने का। और अगर वहां से आपको फ्लूइड निकालना है तो फिर आपको फ्लूइड चढ़ाना भी होगा, और फ्लूइड पे बॉडी स्पीड को बढ़ाने के लिए लेसिक्स के या रेडिमा के या फिर इंजेक्शन देते हैं जिनका केमिकल कंटेंट क्या है, फ्यूरोसेमाइड। देन नेक्स्ट मेडिकेशंस की बात करें, क्या क्या मेडिकेशंस इसमें और दिए जा सकते हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको रोकने के लिए हम देते हैं एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम देते हैं, और एट्रोपिन सल्फेट सिम्प्टोमेटिकली, क्योंकि सलाइवा बहुत ज्यादा निकल रहा है तो ऐसी सलाइवा को रोक देता है एट्रोपिन सल्फेट। सलाइवा के ज्यादा निकलने को रोकने का काम करता है एट्रोपिन सल्फेट। देन एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हिस्टामिन्स को रोकते हैं।
Then next, laxatives we can give. Laxative to eliminate toxins from intestine. और laxatives और purgatives दो टर्म होते हैं, दो शब्द हैं laxative और purgative. Laxatives क्या करते हैं कि एनिमल ने जो भी खाया है उसको स्पीड से इंटेस्टाइन से बाहर निकालते हैं। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि एनिमल ने मान लो पॉइजन खाया है, तो पॉइजन सबसे पहले पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर वो जाएगा इंटेस्टाइन में। अगर हम इंटेस्टाइन में इसकी एब्सॉर्प्शन को ही रोक दें और इसको वो यहीं से बाहर निकाल दें, तो बॉडी में इसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन तीनों में से ही कुछ नहीं होगा। सो just to eliminate the toxin directly from the intestine and to prevent the distribution, metabolism, and excretion, and the further damage to the body of the animal, we used to give the laxative. Laxative are the drugs, or laxative are the medicines which used to increase the speed of the intestine, or they increase the intestinal motility and help in the increasing frequency of defecation. Laxative क्या करते हैं कि जो feces है उसको जल्दी निकालने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से फीसेस के साथ में जो इंटेस्टाइन का कंटेंट है, जो इंटेस्टाइन के टॉक्सिन्स हैं, इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स हैं इस पॉइजन के, वो भी बाहर आ जाएंगे। दूसरा, इंटेस्टाइन अब डैमेज हुई है क्योंकि पॉइजन सबसे पहले स्टोमक ऑफ इंटेस्टाइन में गया है, तो इसको उस इंटेस्टाइन के डैमेज को मेंटेन करने के लिए, उस इंटेस्टाइनल हेल्थ को फिर से रिबैलेंस करने के लिए वी यूज टू गिव द प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स न्यूट्रिशन का पार्ट है, एंड आई होप दैट यू नो बेटर द प्रीबायोटिक्स एंड व्हाट इज प्रोबायोटिक. Then the prognosis. Complete recovery is possible within 4 to 5 days of treatment. अगर अच्छे से ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी तरीके से एनिमल रिकवर हो जाएगा। टॉक्सिसिटी की एक जो बात मुझे बतानी है टॉक्सिसिटी को लेके, टॉक्सिसिटी का जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो 4 फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। एडीएमई, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब जैसे कि एनिमल ने टॉक्सिन खाया, जैसे ही एनिमल ने कोई पॉइजन खाया, सो व्हाट वी यूज टू डू, दैट वी यूज टू रिलीज इट विद द हेल्प ऑफ एमेटेक्स। हम एनिमल को एमेटेक देंगे, एमेटेक्स देंगे जिससे कि एनिमल को उल्टी हो जाए, वॉमिट हो जाए और उसका जो पॉइजन है वो स्टोमक से ही बाहर आ जाए। लेकिन अगर एनिमल ने कुछ ऐसी जलाने वाली चीज, कोई एसिड या फिर कोई ऐसा इरिटेंट खा लिया है जो कि गले को, ईसोफेगस को नुकसान दे सकता हो, हम उस ऐसी कंडीशन में एमेटेक नहीं देंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हमने एमेटेक ऐसी कंडीशन में दिया तो ये फिर से पहले तो ये जलाते हुए, ईसोफेगस को जलाते हुए निकला और स्टोमक में गया। लेकिन अगर हमने इसको फिर से एमेटेक दिया तो स्टोमक से बाहर आएगा और फिर से ईसोफेगस को जलाएगा। इसीलिए कोई भी इरिटेंट या कोई भी ऐसा बर्निंग एजेंट जो होता है, ऐसी कंडीशन में हम एमेटेक नहीं देते। लेकिन अगर कोई और पॉइजन है तो फिर हम एमेटेक की हेल्प से कोशिश करते हैं कि दैट मटेरियल डायरेक्टली कम आउट फ्रॉम द स्टोमक। दूसरा दूसरा क्या है कि हम कोई नेसल ट्यूब या स्टोमक ट्यूब की हेल्प से जो स्टोमक के अंदर, जो ह्यूमन के अंदर जो लिक्कर मटेरियल है, हम उसको रिमूव आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट अलोंग विद द लिक्कर द पॉइजन शुड कम आउट। Another method what we use to apply commonly for the poisoning, कोई सी भी poisoning हो, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, जो मेथड ट्रीटमेंट के मैं बता रहा हूँ, that are common to all the poisonings mainly, and they are applied to all. Just I have to check all the things are going on well now. I think all the things are going on very well, and कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने एमेटेक्स लिया या फिर हमने स्टोमक ट्यूब की मदद से उस मटेरियल को निकाला, तो हम एब्सॉर्प्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। देन अनदर थिंग इज कि मान लो कि पेट से आगे पहुंच गए इंटेस्टाइन में, अब इंटेस्टाइन में पहुंच गए तो हम क्या करेंगे कि वहां उसका एब्सॉर्प्शन ना हो पाए, तो हम लेक्सेटिव से परगेटिव, मेनली लेक्सेटिव देते हैं ताकि स्मूथली टॉक्सिन निकल सके। अगर परगेटिव देंगे तो वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें एनिमल को सफर करना पड़े। सो मेनली वी यूज टू गिव द लेक्सेटिव just to desiccate or just to eliminate the material from the intestine smoothly. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि हम देते हैं
चारकोल, गांव में कोयले की राख पिलाई जाती थी पहले के समय में, बिकॉज इट यूज टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन। और मार्केट में इस समय हम देते हैं, मैजिको नाम से आता है, एक्टिवेटेड चारकोल हम देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल हम एनिमल को पिलाते हैं। एंड दैट एक्टिवेटेड चारकोल व्हाट इट यूज टू डू, दैट एक्टिवेटेड चारकोल एब्सॉर्ब द टॉक्सिन एंड it does not allow the toxin to get absorbed from the body or into the body। बॉडी में टॉक्सिन को एब्सॉर्ब होने से रोकता है, और ये चारकोल जो पूरे पूरे टॉक्सिन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि हम ट्रीटमेंट के समय वी ट्राई आवर बेस्ट टू कंट्रोल द एब्सॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन और पॉइजन। लेकिन अगर थोड़ा टाइम हो चुका है, एब्सॉर्प्शन हो चुका है बॉडी में, फिर हम क्या करते हैं कि हम टॉक्सिन को स्पीड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि मेनली सलाइवा तो ज्यादातर टॉक्सिन में निकलता ही निकलता है। ज्यादातर टॉक्सिसिटी में हाइपर सलाइवेशन होता ही है, कुछ हो सकते हैं जिनमें ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम वी यूज टू सी द this hypersalivation। So just to control the hypersalivation, we used to give the atropine sulfate। atropine sulfate के इंजेक्शन देते हैं, वो भी एक साथ नहीं देने हैं, रुक रुक के देने हैं। जैसे कि अगर 1 ml देना है तो पहले आधा ml दिया, फिर 10-5 मिनट से देखा कि हाँ कुछ सुधार हो रहा है तो फिर से दिया। देन एट्रोपिन सल्फेट के अलावा हम देते हैं इसको, आईवी चढ़ाते हैं, एक साथ एक तरफ हम फ्लूइड चढ़ाते हैं आईवी, और साथ में देते हैं रेडमा या फ्यूरोसेमाइड के इंजेक्शन। जैसे कि एक बार डॉग का केस आया हुआ था हमारे यहाँ जबलपुर में हॉस्पिटल में। सो उसमें हमने दिया था उसको लेसिक्स, और एक तरफ हमने फ्लूइड चढ़ाया, और जिस कंडीशन में वो आया था ऐसा लग रहा था कि बस 10-15 मिनट में उसकी डेथ हो ही जाएगी। लेकिन जब से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2 घंटे तक उसका ट्रीटमेंट किया, और वो एनिमल एकदम स्वस्थ होकर लौटा। So when you will come into the field and do such things, then they create a memory। एक तो आपके लिए लाइफ टाइम एक मेमोरी बन जाती है, और दूसरा यू फील दैट यू हैव डन समथिंग बेटर। बाकी अर्निंग के तो कई सारे सोर्सेस हैं वेटनेरियंस के पास, बट इफ यू आर सर्विंग द नेशन इन दिस वे, देन इट इज ऑल्सो बेस्ट वे टू सर्व। देन हम इस तरीके से क्या करते हैं कि हम टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने करा देते हैं बॉडी से। टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज होने के बाद बॉडी से बहुत जल्दी से हम एक्सक्रीट करा देते हैं, ताकि टॉक्सिन्स का बॉडी पे अफेक्ट ना पड़े। सो ये कुछ तरीके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, माइकोटॉक्सिन टॉक्सिसिटी की बात करें। माइको मतलब फंगस, फंगल टॉक्सिन्स की वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है, दैट इज नोन एज माइकोटॉक्सिन टॉक्सिसिटी। माइकोटॉक्सिन्स मतलब कि फंगल टॉक्सिन मेन है, उसमें एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिन्स यू ऑल नो, एफ्लाटॉक्सिन मेन माइकोटॉक्सिन माना गया है, और एक लिवर को डैमेज करने वाला टॉक्सिन है। अच्छा, ऐसा कौन सा माइकोटॉक्सिन है जो कि किडनी को डैमेज करता है, एंड मैक्सिमम टाइम लीथल इन नेचर, मैक्सिमम टाइम लीथल होता है, मतलब कि डेथ कराता है। सो दैट इज उसका क्या, कौन सा टॉक्सिन होता है जो कि किडनी को मेनली अफेक्ट करता है, और अगर हो इस ऐसा टॉक्सिन खा लिया तो डेथ होना निश्चित हो जाती है। ओकरा टॉक्सिन। सो नाउ द माइकोटॉक्सिन टॉक्सिसिटी, इसमें पहला है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस में एफ्लाटॉक्सिन बी 1 प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस। एस्परजिलस फंगस की दो स्पीसीज हैं, एस्परजिलस फेबस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस, और ये दोनों ही प्रोड्यूस करती हैं एफ्लाटॉक्सिन बी 1 को। एफ्लाटॉक्सिन बी 1 के अलावा बी 1 मोस्ट पोटेंट और मोस्ट कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ बी 1 की बात की कि मुझे सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी जो होती है वो बी 1 से होती है, मोस्ट कॉमनली टॉक्सिसिटी जो होती है वो बी 1 से होती है। लेकिन हम इसके अलावा, अगर बी 1 के अलावा बी 2 जी 1 जी 2 एम 1 और एम 2 से भी एफ्लाटॉक्सिस देखने को मिलती है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस देखने को मिलती है बी 1 बी 2 जी 1 जी 2 एम 1 एम 2 से। लेकिन मेन अगर कोई पूछे कि मेन पोटेंट टॉक्सिन कौन सा है या कॉमन टॉक्सिन कौन सा है, तो वो है बी 1। अच्छा, इसका नाम बी 1 इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम फ्लोरेसेंट लाइट में देखते हैं तो इसका कलर ब्लू कलर का दिखता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट एज बी 1। देन अफेक्टेड एनिमल्स की बात करें तो अफेक्टेड एनिमल्स में बफेलो, काऊ, बफेलोस हैं, काऊ हैं, कैटल और बफेलो में मेनली इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और बफेलो में भी मुर्रा बफेलो ज्यादा हाईली ससेप्टेबल है। बफेलोस की भी बात करें तो मेनली कौन सी बफेलो, तो मुर्रा बफेलो। देन प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स क्या है इसके होने के,
तो कोई मक्का है, ग्राउंडनट केक मतलब कि मूंगफली का जो खली है, मूंगफली की खली, ग्राउंडनट केक है। कॉटन सीड से ऑयल निकाला और फिर जो केक उसका बचा। कंपाउंड फीड, कोई भी ऐसा मिक्सचर दे रहे हैं हम जिसमें कोई फंगस है, या फिर इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फॉडर, जो चारा दे रहे हैं वो अच्छे से स्टोर नहीं था। सो प्राइमरी सोर्स क्या है इसका? कंटामिनेटेड मेज, ग्राउंडनट केक, कॉटन सीड केक, कंपाउंड फीड, इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फॉडर। कोई भी ऐसी मक्का, ग्राउंडनट केक, कॉटन सीड केक, ऐसा कुछ भी मटेरियल जिसमें फंगस लगी हुई है, जो कि फंगस से कंटामिनेटेड है। एनीथिंग विच इज कंटामिनेटेड विथ फंगस इफ गिवन टू द एनिमल टू फीड, then it may cause aflatoxicosis. Permissible limits in India, FSSAI और NDDB के द्वारा, NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल एनडीडीबी और एफएसएसआई के द्वारा इंडिया में कुछ परमिसिबल लिमिट्स बताई गई हैं कि एफ्लाटॉक्सिन बी1 फॉडर में हो सकता है 20 पीपीबी तक, पार्ट्स पर। पीपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन मतलब 20 पीपीबी तक हो सकता है एफ्लाटॉक्सिन बी1। और एफ्लाटॉक्सिन एम1 मिल्क में हो सकता है 0.5 पीपीवी। दूध में अगर एफ 0.5 पीपीवी प्रेजेंट है तो वो ठीक है, उतना चल सकता है, उतना पॉइजनिंग की कंडीशन नहीं डेवलप करता। सो एफ्लाटॉक्सिन बी1 इन फॉडर अप टू 20 पीपीवी एंड एफ्लाटॉक्सिन एम1 इन मिल्क अप टू 0.5 पीपीवी। देन नेक्स्ट, क्लिनिकल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस कुछ देखने को मिलेंगे। जनरली क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं कि भूख नहीं लगेगी एनिमल को, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, लगातार एनिमल की बॉडी वीक होती जाएगी, लगातार कमजोर होती जाएगी, तो प्रोग्रेसिव इमेसिएशन देखने को मिलेगा। लिथार्जी मतलब एनिमल बहुत आलसी हो जाएगा, लिथार्जी की कंडीशन देखने को मिलेगी, एनिमल इनएक्टिव हो जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, गुमसुम सा पड़ा रहेगा। फिर वीकनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस, एनिमल बहुत वीक हो जाएगा। सीवियर डिक्लाइन इन मिल्क प्रोडक्शन, और बहुत ज्यादा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाएगी। एंड एज द डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन इज प्रेजेंट, सो इट इज एन इकोनॉमिकल डिसीज। ये एक इकोनॉमिकल डिसीज है। देन नेक्स्ट, स्किन एंड लिम्ब रिलेटेड साइंस। स्किन और लिम्ब रिलेटेड साइंस की बात करें कि स्किन में क्या देखने को मिलेगा और पैरों में क्या देखने को मिलेगा, तो टेल गैंग्रीन, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन इसका क्या है कि टेल गैंग्रीन हमको देखने को मिलेगी। टेल में गैंग्रीन देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा टेल गैंग्रीन में कि हेयर लॉस ऑन टेल, पूंछ पे जितने भी बाल हैं उनका लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस देखने को मिलेगा। स्वेलिंग एंड टिश्यू डेथ, टेल का जो टिश्यू है उसकी में सूजन आएगी, स्वेलिंग होगी और उसकी डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये कि वहाँ गैंग्रीन भी हो गया है तो आपको काला पड़ जाएगा वो पार्ट जो है। गैंग्रीन फूट में, फीट में और ईयर में भी, कानों में भी गैंग्रीन हो सकता है देखने को मिले, और पैरों में भी गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। अब एक चीज जो इसमें समझने की है वो ये है कि ये जो गैंग्रीन है दैट इज मेनली फाउंड इन द बॉडी एक्सट्रीमिटीज, जैसे टेल में मिल रहा है, ईयर में मिल रहा है, फीट में मिल रहा है। तो ये जो गैंग्रीन है वो बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा गैंग्रीन होगा, इट विल बी ड्राई गैंग्रीन। ये ड्राई गैंग्रीन की कैटेगरी में आएगा। गैंग्रीन कितने टाइप का होता है? गैंग्रीन में सब थ्री टाइप मेनली, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड मॉइस्ट गैंग्रीन। तो बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज में गैंग्रीन मिलता है दैट इज द ड्राई गैंग्रीन। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो गैंग्रीन मिलता है वो है मोस्ट गैंग्रीन। और बॉडी में जब गैस भरने लगती है, गैस बनने लगती है किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी और इन्फेक्शन की वजह से गैंग्रीन वाली जगह में, देन इट इज नोन एज गैस गैंग्रीन। बेसिकली जो गैस गैंग्रीन है वो मोस्ट गैंग्रीन का ही एक फॉर्म है। मोस्ट गैंग्रीन होगा, वहां बैक्टीरिया आएंगे और वो गैस प्रोड्यूस करेंगे और सड़ाएंगे वहां की जगह को, तो उसको बोलते हैं गैस गैंग्रीन। एक्सट्रीमिटीज में जो मिलती है गैंग्रीन वो है ट्राई गैंग्रीन। तो अगर कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव में आए कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस में कौन सा गैंग्रीन देखने को मिलता है, देन एफ्लाटॉक्सिकोसिस में ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हम हर पॉइंट समझते हैं, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट ना लिखे हों, बट इसका मतलब ये है कि हमें इनडायरेक्टली हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करते हुए समझ के आगे बढ़ना है। तो पैरों में और त्वचा में, स्किन एंड लिम्स में जो साइंस हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
रिप्रोडक्टिव साइंस क्या देखने को मिलेंगे इसमें कि अबॉर्शन देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। मेनली एक जो बात है बताने लायक वो ये है कि फंगस की वजह से मेनली जो अबॉर्शन होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छे से मालूम है हो सकता है फर्स्ट और थर्ड में भी होता हो, लेकिन मेनली जो अबॉर्शन होता है फंगस की वजह से वो हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। सो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि इस फंगस की वजह से अबॉर्शन फर्स्ट में है या सेकंड में या थर्ड में है तो क्या लगाएं। अगर बस ये पता है कि फंगस है तो फिर आंसर जाएगा हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर। सो रिप्रोडक्टिव साइन में अबॉर्शन देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, एनिमल इनफर्टाइल हो जाएगा। और सीवियर डिक्लाइन इन कंसेप्शन रेट में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। कंसेप्शन रेट क्या होता है? कंसेप्शन रेट का मतलब होता है जैसे हमने नेचुरल सर्विस कराई या फिर हमने एआई करी और एनिमल का जो ओवम था, फीमेल एनिमल का जो एग था और मेल का जो स्पर्म था, दोनों ने मिले और जायगोट बना। जायगोट के बाद आगे जाके फीटस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्शन जो रेट है, हमने एआई कर रहे हैं, नेचुरल सर्विस करा रहे हैं, लेकिन एनिमल का जो कंसीव नहीं कर पा रहा है एनिमल। एनिमल या तो जायगोट बन रहा है तो जायगोट बनने के बाद उसकी डेथ हो गई, या फिर कुछ दिन रहा पेट में, एम्ब्रियो तक बना, डेथ हो गई, या फिर बना ही नहीं जायगोट, दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं, जायगोट नहीं बन रहा। कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है कि ना जायगोट बन रहा है ना एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि कंसेप्शन ही नहीं हो पा रहा, एनिमल कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा। सो सीवियर डिक्लाइन इन सीवियर डिक्लाइन इन कंसेप्शन रेट में बहुत ज्यादा सीवियर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी, सडन डेथ ड्यू टू लिवर डैमेज, नेफ्राइटिस एंड इंटरनल हेमरेज। इस एफ्लाटॉक्सिकोसिस का जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो होता है लिवर। तो ये लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है हमेशा। एफ्लाटॉक्सिकोसिस कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अब एफ्लाटॉक्सिकोसिस टारगेट ऑर्गन ऑफ एफ्लाटॉक्सिकोसिस इज। एफ्लाटॉक्सिकोसिस का जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो क्या है? लिवर है। सो सडन डेथ ड्यू टू लिवर डैमेज की वजह से अचानक से डेथ हो जाएगी एनिमल की। नेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, किडनी का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। एंड इंटरनल हेमरेज, बॉडी के अंदर हेमरेज देखने को मिलेगा, अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अचानक से ही एनिमल की डेथ हो जाती है। सो सडन डेथ ड्यू टू लिवर डैमेज, नेफ्राइटिस एंड इंटरनल हेमरेज। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जितना एनिमल्स में इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में भी है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस की कंडीशन बर्ड्स में भी बहुत देखने को मिलती है। देन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, अगर हम लैब में इसको देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, हेमेटोलॉजी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो इंक्रीज्ड पीसीबी, पीसीबी इसका बढ़ जाएगा, पीसीबी अमाउंट बढ़ जाएगा, पेग्मेंट सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो पीसीबी बढ़ जाएगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन। वाई डिहाइड्रेशन? बिकॉज बॉडी में फ्लूइड कम है। फ्लूइड कम है लेकिन सेल तो उतने ही है। तो ऐसा लगता है तो क्या होगा, फ्लूइड कम है लेकिन सेल उतने हैं तो सेल्स की अब डेंसिटी कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द पीसीबी विल गेट इंक्रीज्ड। डू यू नो हाउ वी डिटरमाइन पीसीबी? पीसीबी कैसे हम पता करते हैं किसी भी ब्लड सैंपल का? पीसीबी को दो तरीके हैं पता करने के, एक है विंट्रोप्स ट्यूब मेथड और दूसरा है माइक्रो हेमेटोक्रेट मेथड। जस्ट जिसकी विंट्रोप ट्यूब अगर आप ले रहे हैं तो विंट्रोप ट्यूब में ब्लड आप डालेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे कुछ समय के लिए और कुछ फिक्स आरपीएम पे। और एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि सबसे नीचे आरबीसी सेटल हो जाएंगे, उसके ऊपर ल्यूकोसाइट का एक जोन रहेगा, ल्यूकोसाइट और अनदर प्लेटलेट्स का, और उसके ऊपर प्लाज्मा का जोन रहेगा। तो जो सेल्स का जो जोन होता है उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। खास करके जो आरबीसी का पैक, आरबीसी जो पैक्ड है, आरबीसी के जोन को मेनली बोलते हैं पीसीबी या पैक्ड सेल वॉल्यूम। सो ऐसे हम विंडो ट्यूब मेथड से पता करते हैं पीसीबी। बहुत ही इजी मेथड है। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल्स की इसकी बात करें तो इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनेमिया।
सीरम का बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, बिलिरुबिन, और नीमिया मतलब कि ब्लड में। ब्लड में जब बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, सीरम में जब सीरम या ब्लड में बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, देन इट इज नोन एज हाइपर बिलिरुबिनीमिया, because it is related to the liver, and liver is damaging here, that's why hyperbilirubinemia and increased liver enzymes, जैसे कि ALT and AST, इनका अमाउंट भी बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है, इस वजह से दिस इज द रीजन दैट ALT एंड AST अमाउंट विल आल्सो इंक्रीज एंड दे इंडिकेट द लिवर डैमेज। जितना ज्यादा ALT और AST का अमाउंट होगा, उतना ही ज्यादा लिवर डैमेज हुआ होगा बॉडी में। देन नेक्स्ट, treatment and management, how one can treat this toxicity, how one can treat and manage this toxicity. So fodder replacement, सबसे पहले तो immediately removing contaminated fodder and providing safe high quality feed instead, this is the most critical measure. um, जैसे ही हमको लग रहा है कि हमारे पास जो फॉडर है उसमें फंगस लगी हुई है, उसको तुरंत ही, और सही भी बात है, ट्रीटमेंट से तो अच्छा है कि हम पहले उसको होने ही ना दें। सो तुरंत ही हमको कंटामिनेटेड फॉडर को हटाना है एंड प्रोवाइडिंग सेफ हाई क्वालिटी फीड। और एनिमल को कैसा फीड हमको देना है? हाई क्वालिटी का फीड देना है, सेफ फीड देना है। मोस्ट क्रिटिकल मेजर, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका क्या है, कि हम जो भी फॉडर, जो खराब फॉडर है उसको हटा दें, कंटामिनेटेड फॉडर को हटा दें, और एनिमल को हम स्वच्छ, सुरक्षित, हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला फीड प्रोवाइड करें खाने के लिए। दूसरा, अगर टॉक्सिन बाइंडर्स, इनकॉर्पोरेटिंग टॉक्सिन बाइंडर्स सच एज ह्यूमिक एसिड, सिलिकेट्स और एस्टेरिफाइड ग्लूकोमाइंस इनटू द फीड। हम हमें डाउट है, हम कंफर्म नहीं है कि इसमें टॉक्सिन है कि नहीं, तो हम टॉक्सिन बाइंडर डाल देते हैं। एक केमिकल्स, टॉक्सिन बाइंडर आर द केमिकल्स विच बाइंड्स द टॉक्सिन विद देमसेल्व्स। टॉक्सिन बाइंडर ऐसे केमिकल होते हैं जो कि वो फीड में पड़े हुए टॉक्सिन्स को बांध लेते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, सिलिकेट है, या फिर एस्टेरिफाइड ग्लूकोमेनन्स हैं। इनको फीड में डालने से क्या होगा कि दिस सब्सटेंस एब्सॉर्ब टॉक्सिक कंपाउंड्स विद इन द इंटेस्टाइन एंड फैसिलिटेट देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। तो जब एनिमल खाएगा तो इन टॉक्सिन बाइंडर्स को भी खाएगा साथ में, और टॉक्सिन को भी खाएगा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये जो ये जो टॉक्सिन बाइंडर्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स को बाइंड करते हैं इंटेस्टाइन में, और टॉक्सिन बाइंडर निकलते हैं फिजिस के रास्ते, डेफिकेशन के रास्ते, एंड दे अपने साथ में टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देते हैं। तो टॉक्सिन बाइंडर भी एक अच्छा वे है। टॉक्सिन बाइंडर से भी हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो टॉक्सिन जाने ही मत दो, फिर भी अगर डाउट है, हम कंफर्म नहीं है कि इसमें टॉक्सिन है या नहीं है, तो फिर हम टॉक्सिन बाइंडर्स का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में पेंटासल्फेट मिक्सचर, पेंटासल्फेट मिक्सचर देना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ दिस मिक्सचर, पेंटासल्फेट मिक्सचर में क्या होता है कि पेंटा मतलब पांच, तो पांच प्रकार के सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, पांच टाइप के सल्फेट। जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो पांच प्रकार के सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। सो इंक्लूजन ऑफ दिस मिक्सचर कंप्राइजिंग कॉपर सल्फेट, क्या क्या है पेंटासल्फेट में? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट इन फीड प्रूव्स बेनिफिशियल। अगर आप पेंटासल्फेट मिक्सचर देते हैं एनिमल को, तो इस टॉक्सिसिटी के असर को कम किया जा सकता है कई हद तक, और टॉक्सिसिटी से की समस्या से लड़ने में एनिमल को सहायता देता है। तो पेंटासल्फेट में पांच सल्फेट है, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट सल्फेट। इसके नाम याद रहेंगे आप लोगों को, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट। देन नेक्स्ट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट
सिस्टमिक ट्रीटमेंट मतलब कि जो बॉडी को आईवी या आईएम ऐसे दे रहे हैं, स्किन के ऊपर नहीं लगा रहे, बॉडी के सिस्टम्स में दे रहे हैं, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल ए, ओटीसी एल ए, लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम देते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल ए। हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिपैटो मतलब लिवर, लिवर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एजेंट देते हैं जैसे कि एल कार्नेटिन, सिलीमेरिन, और इसके अलावा विटामिन ए डी और ई एच, विटामिन एच यानी कि बायोटिन भी देनी चाहिए। हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम क्या है? एल कार्नेटिन और सिलीमेरिन। और एंटीबायोटिक में है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल ए, और विटामिन है ए डी ई एच। लोकल ट्रीटमेंट, अब क्योंकि टेल टेल में गैंग्रीन हुआ था, तो टेल में गैंग्रीन को रोकने के लिए हमें लोकली क्या देना चाहिए? तो एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट देते हैं वहां पे, क्योंकि इन्फेक्शन है, गैंग्रीन है पूंछ में, है ना, पूंछ में गैंग्रीन हो गया, काली सी पड़ रही है पूंछ, तो वहां पे इन्फेक्शन भी है बैक्टीरिया का, तो उसको रोकने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बोरिक एसिड टेल पे लगाना चाहिए, जिससे कि वहां पे कोई इन्फेक्शन ना रहे। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सस्ता आता है, क्या नाम है इसका? KMNO4, लाल दवाई, लाल दवाई के नाम से बोलते हैं गाँव में, हम लोकली बोलते हैं लाल दवाई के नाम से, या फिर बोरिक एसिड को हमको लगाना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इज इंड्यूस, अब क्या है कि वहां पे सड़न हो रही है, सड़न हो रही है, क्यों क्यों हो रही है सड़न? एक तो कि वहां की ब्लड सप्लाई बंद है, अगर हम वहां ब्लड सप्लाई बढ़ा दें तो एक तो वहां न्यूट्रिएंट पहुंचते रहेंगे, दूसरा वहां जो टॉक्सिन मटेरियल है, वहां की जो गंदगी है वो उस ब्लड में आएगी और बॉडी वहां से साफ होती जाएगी। So inflammation is induced using increasing concentration of phenol ranging from 1% to 5%। 1 से 5% तक हम फिनॉल लगाते हैं ताकि वहां इन्फ्लेमेशन हो, और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, तो जो थोड़ा बहुत जो हेल्दी टिश्यू बच रहा है हमारे पास, वो तो स्वस्थ हो जाएगा, और जो सड़ा हुआ टिश्यू है वहां पे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो वो धीरे धीरे सड़ के अलग हो जाएगा, और जो हेल्दी टिश्यू है वहां पे ब्लड का अमाउंट हम बढ़ा देंगे ताकि अगर वो थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो रिकवर कर ले। So these were some methods. Now preventive measures. How one can prevent this टॉक्सिसिटी, दिस एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है, इसकी ब्यूटाक्लोर है, और भी टॉक्सिसिटी जो हमने पढ़ी, उन सब में इंपॉर्टेंट है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। सो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फॉडर एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, रेगुलरली हमको देखना है फॉडर के, वो फॉडर को देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखना है। कीपिंग स्टोरेज एरियाज ड्राई, वेल वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो स्टोरेज एरियाज है हमको सूखा रखना है, उनमें हवा अच्छे से आती जाती रहे, और वहां पर कोई भी मॉइस्चर, कोई भी गीलापन ना रहे, क्योंकि अगर गीलापन रहेगा तो फंगस की ग्रोथ होती है। Whenever the moisture is present, then there is a high chance of the occurrence of fungal infection. Avoiding use of moldy fodder, फंगल वाला फॉडर यूज नहीं करना है, मोल्डी फॉडर यूज नहीं करना है। यूज ऑफ टॉक्सिन बाइंडर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल पे बॉडी में टॉक्सिन बाइंडर देते रहेंगे हम, ताकि टॉक्सिन्स जो हैं वो अगर जा भी रहे हैं बॉडी में तो एब्सॉर्ब होके बाहर आ जाएं। So by this I complete the today's class, and अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं थोड़े से हमारे, क्योंकि हम सब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा, आई वांट टू कंप्लीट द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो मैं बाद में करवा ही दूंगा, लेकिन मुझे अभी सब्जेक्टिव में थोड़ा सा डील करना है, सब्जेक्टिव जल्दी से निकालना है, क्योंकि अभी अभी तक हम लोग यूनिट 3 पर हैं, अभी इसमें यूनिट चैप्टर 3 पर हैं, और इसमें अभी हमारा कितना कुछ बाकी है कि यूनिट चैप्टर 4 बचा है, चैप्टर 5 बचा है, फिर उसके बाद मुझे यूनिट 9 भी स्टार्ट करनी है। सो मटेरियल बहुत बचा है पढ़ने का, और अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पहले मैंने दो दो बेसिस पढ़ाता था, फिर मैंने कभी 4 और कभी 3 पढ़ाना स्टार्ट किया है। सो वी आर इंक्रीजिंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यू जस्ट स्टार्ट टू स्टडी।